नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने 2022 के जो पेपर थे वो सारे सॉल्व कर लिए थे। आज हम वापस शुरू करेंगे कौन से 2018 की जो भर्ती थी जिसका एग्ज़ाम हुआ था 3 जनवरी 2020 को, उसका पेपर देखेंगे। उम्मीद है पिछले पेपर आपको अच्छे लगे होंगे, इसमें भी काफ़ी चीज़ें अच्छी लगेगी। और रही बात गद्यांश की, तो गद्यांश का मैंने ऐसे सोचा है कि सारे गद्यांश जो आज तक जितने पेपर हुए ना, जैसे फर्स्ट ग्रेड के सारे गद्यांश एक साथ कर लिए, सेकंड ग्रेड के एक साथ कर लिए, तो हम साथ में कर लेंगे। क्योंकि अब करेंगे तो पिछले 2 पेपर के छूट जाएंगे, वो आगे कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से सारे साथ में करेंगे। भाई क्वेश्चन हम के आंसर हम यहाँ सीधे देख लेंगे। ठीक है, 2018 का पेपर है ये, जो 3 जनवरी को आता। ठीक है, इसके मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ आपको। भारत की जनसंख्या के स्वरूप में लंबे इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया। इसका एक बड़ा कारण कौन सा है? कौन सा है? ये भौगोलिक कारणों से बड़ी संख्या में बाढ़ पहुंचना आसान आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कौन सा है इसमें? असत्य ये है, भारत की परिसीमा लोगों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश में इनमें से किस बिंदु पर चर्चा नहीं हुई है? तो ऐतिहासिक घटनाक्रम, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक संरचना सब पर हुई, लेकिन आर्थिक विकास पर चर्चा नहीं हुई। ये देखो हम आराम से पढ़ेंगे, आप चिंता नहीं करो। आज हम जो पेपर में ना, जो काव्य शास्त्र के क्वेश्चन है, लिटरेचर के क्वेश्चन है और साइकोलॉजी के, वो तुम देखेंगे, लेकिन खाली गद्यांश और पद्यांश को छोड़ रहे हैं। ठीक है, 4 से 6 तक। इस अवतरण में किस प्रकार के ज्ञान को मानव के लिए कल्याणकारी माना गया है? बताओ। आपने तो पढ़ रखा है समता विधायी ज्ञान को। ठीक है, नए विश्व के निर्माण का आधार इनमें से क्या होगा? नए विश्व के निर्माण का आधार इनमें से क्या होगा? तो क्या होगा? समय युक्त न्याय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उपयुक्त अवतरण के अनुसार मानव का नया इतिहास कैसा होगा? ठीक है, तो सबको समता उस प्रदान करने वाला, ये हो गया। अब हम शुरू करते हैं अपने जो फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन है, मतलब लिटरेचर आदि के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? ये देखो क्वेश्चन हमने 2 पेपर पहले देखे हैं, दोनों में ये क्वेश्चन मिला है और तीसरे पेपर में और है। तो इसका मतलब अधिसूचना है इसका आंसर, और अधिसूचना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर पेपर में इसका क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो आराम से देखें, जैसे मैंने इसके बारे में पहले आपको बताया भी है, और हम बाद में जब इनका नोट्स रूप में देखेंगे ना, तब इनका आराम से विस्तृत देख लेंगे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। 101% अपनी गारंटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो पत्र अनेक विभागों, व्यक्तियों या शाखाओं को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? ये भी देखो क्वेश्चन आया। देखो तीसरे पेपर में भी ये क्वेश्चन मिल रहा है। देखो तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका आंसर क्या है? परिपत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। विज्ञप्ति, परिपत्र, ज्ञापन, अधिसूचना किस शैली में लिखा जाता है? कमेंट करके बताइए। मैंने आपको 3 बार बताया, उत्तम पुरुष शैली या अन्य पुरुष शैली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति, निर्माण आदि कार्यों में इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है? कौन सा किया जाता है? निविदा। ये देखो निविदा, परिपत्र और अधिसूचना अब तक तीनों पेपरों में हमें मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो इन तीनों टॉपिक पे शानदार तैयारी कर लें। वैसे यहाँ करवा दी जाएगी, आपको अलग से देखना कोई भी जरूरी नहीं रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शब्दकोश सहित पहले सिलेबस में था, इस बार फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में नहीं था। अगर आप नहीं देखो तो कोई बात नहीं, वैसे हम आंसर इसका देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में उनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? देखो सिलेबस में नहीं है तो चर्चा नहीं करनी चाहिए, सीधा समाज। ठीक है, उच्च शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? बताओ। क्या ये है? उद्दन शिष्ट? नहीं नहीं, इसका आंसर क्या है? उद्दन शिष्ट। ठीक है, संधि कौन सी इसमें? आप कमेंट करके जरूर बताएं, देखें कितना नॉलेज है आपको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्दी संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? महाधन उत्कृष्ट, ये तो है। लोकेशना, ये भी है। महाधन ये भी, लेकिन पवित्र नहीं है। पवित्र में कौन सी संधि है? अयादि संधि है। कौन सी है? अयादि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास को उदाहरण है? सभी पूछ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 सभी पूछ रहे हैं। तो देखो दशानन, इसमें तो कौन सा है? बताओ बहुवीर्य है। इसमें अव्ययी भाव। त्रिलोचन, इसमें कौन सा है? द्विगु। 24 द्वंद्व। चतुर्भुज बहुवीर्य। प्रत्यक्ष अव्ययी भाव। सप्ताह और शताब्दी में कौन से? द्विगु समास, दोनों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर, जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? जेब को कतरने वाला, तो को किस में आता है? कर्म तत्पुरुष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है?
सब विकल्प में पूछ रहा है, ठीक है। देखो अनुदन नहीं, अनदन उदात, इसमें नहीं हुआ अनदन उर्वर, आंसर तो यही है, ठीक है। अनदन उदात, अनदन उर्वर, ठीक है। अब देखो बाकी में अनु हुआ कि नहीं हुआ वो भी देख लेते हैं। अन्वय, अन्वय में क्या है, अनुदन अय, अनुदन अय, अनुदन अय, ठीक है। अनुशासन में अनुदन शासन, ये साथ में शब्द देखें क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं से घूम फिर के वापस आने हैं, ठीक है। अनुशासन में हो गया। हाँ, अगला देखो अन्वेषण, इसमें क्या अनुदन ऐसन, क्या है अनुदन ऐसन, अनुदन ऐसन, ठीक है। अनुभव में अनुदन बहु, अनुदन बहु, ठीक है। अनुराग में अनुदन राग, क्या है अनुदन राग, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। अनुचर में अनुदन चर, अनुदन चर। बाकी इसमें देखो अंदन उदात अंदन उर्वर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्त प्रत्यय नहीं है, कर्त यानी जो धातु से बनता है। तो कुछ में नहीं, देखो मारक, मरना से मारक बना है, तो इसमें तो है। दानव, धनु से दानव बना है, ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय है, इसमें कर्त प्रत्यय नहीं है, ठीक है। लड़ाकू, लड़ना से लड़ाकू बना है, इसमें भी कर्त प्रत्यय है। करना से करने बना है, इसमें भी क्या है कर्त प्रत्यय है, ठीक है। तो दानव में कौन सा है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, परस्पर पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। पहले हम इसका आंसर देखते हैं, बाद में देखेंगे। दुकुल वसन है, कच्छ कुंतल ये भी पर्यायवाची है, गगन शून्य ये भी पर्याय है, तट और मंदार ये आपस में पर्याय नहीं है। देखो तट तो कहते हैं तीर को, और मंदार किसे कहते हैं पता है, कल्प वृक्ष, किसे कहते हैं कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष या देववृक्ष होता है ना, उसे कहते हैं मंदार, ठीक है। अब देखो दुकुल या वसन, दुकुल या वसन, इसमें देखो इसके अन्य पर्याय क्या हो सकते हैं जो आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे, जा सकते हैं क्या है श्योर, आप चिंता मत करो। आप जो यहाँ देख रहे हो ना, आपका समझ लो काम आसान है सारा, ठीक है। दुकुल वसन और क्या कहते हैं पट, ये कपड़ा के सारा, ठीक है। पट हो गया, फिर आच्छादन, क्या हो गया आच्छादन, ये भी कपड़े को कहते हैं। और अनसुख, क्या अनसुख, ये भी किसी कपड़े को कहते हैं, ठीक है। और चेल, ये सारे कपड़े के पर्याय है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आने, अगला ऑप्शन में देखो कच्छ और कुंतल ये किसके हैं, ये बाल के हैं, इसे और क्या कहते हैं, इसे केस कहते हैं, क्या कहते हैं केस कहते हैं। इसे चिकुर कहते हैं, क्या कहते हैं चिकुर कहते हैं। इसे अलग कहते हैं, क्या कहते हैं अलग कहते हैं। इसे रोम कहते हैं, इसे सिरोरू कहते हैं, क्या कहते हैं सिरोरू, सिरोरू सिर के रू, ठीक है। ये सारे किसके हैं बाल के, लेकिन अगर सरोरू आ जाए तो ये सिरोरू है ना, वैसे सरोरू आ जाए सरोरू, तो ये कहते हैं कमल को, किसे कमल को, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला ऑप्शन क्या था, गगन और शून्य, ये आकाश का पर्याय है। जैसे देखो गगन है, शून्य है, आकाश है, गगन शून्य आकाश है, नभ है, नभ है, अंबर है, ये अंबर है। अब व्योम है, अंबर हो गया, व्योम हो गया, अनंत है, ये सारे किसके हैं आकाश के पर्याय है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला ऑप्शन, ठीक है। तट, ये तट मंदार की हमने बात कर ली है, फिर भी एक बार देख लो। तट, कगार, किनारा, कूल, तीर और साहिल, ठीक है, ये सारे किनारे के हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किस विकल्प के सभी शब्द सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है, सरस्वती के पर्याय नहीं है। देखो हंस, घिरा और हंसवाहिनी पर्याय है, वागीश्वरी और वांग्मयी ये भी सरस्वती माता के पर्याय है, शारदा और भारती ये भी है। लेकिन देखो सुर भी नहीं है, वीणा पाणी तो है लेकिन सुर भी नहीं है, तो सुर भी किसका है, ये छोटी भी है। देखो छोटी भी सुगंध को कहते हैं, किसे कहते हैं सुगंध, सुगंध, ठीक है। और इसके पर्याय क्या हो सकते हैं, सुगंध है, सौरभ है, सुगंध, सौरभ, महक, महक, खुशबू, ये हो गई खुशबू, इष्टगंध, ये हो गया इष्टगंध, और घ्राण, ये सारे किसके हैं सुरभि के। देखो सुगंध, सौरभ, महक, खुशबू, इष्टगंध, घ्राण, ये किसके हैं सारे इस सुरभि के हैं, ठीक है। और बड़ी सुरभि गाय को कहते हैं, ठीक है, बड़ा सुरभि कहते हैं गाय को, ठीक है। ये सुरभि तो सुगंध को देखो वो शब्द युग में पूछे जाए तो भी क्वेश्चन सही हो सकता है। छोटी सुरभि तो सुगंध, और बड़ी बड़ी सुरभि आ जाएगी, जैसे ये देखो सुरभि, तो ये सुरभि किसे कहते हैं गाय को कहते हैं, किसे गाय को। इसके अन्य पर्याय क्या हो सकते हैं, जैसे बद्रा है, ठीक है, रोहिणी है, गाय है,
बदारोहिणी गाय है, गो है, धेनु है, ये सारे किसके हैं? गाय के हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे या कुछ और देखें। बाकी देखो सारा पोस्टमार्टम तो हमने कर दिया है। जैसे सरस्वती के देख लो एक साथ में, गिरा, हंसवाहिनी, वागीश्वरी, वाग्मयी, शारदा, भारती और वीणा पाणी, ये सारे माता सरस्वती के हैं। ये छोटी सुरभि सुगंध का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? पहले देखो, इप्सित, अभिप्सित, ये पहले सही नहीं है, तो आंसर ये हो गया। इप्सित का विलोम क्या होता है? अनिप्सित। क्या होता है? अनिप्सित। अनिप्सित, ये हो गया अनिप्सित। ठीक है, थोड़ा पेन इस टाइप का ये सही नहीं चल रहा है, ये मंगवाया था नया लेकिन काम नहीं कर रहा। कोई भी, जैसे आप ध्यान दो जो बोल रहा हूँ उस पर। ठीक है, इसका और अभिप्सित का क्या होता है? अनअभिप्सित। क्या होता है? अनअभिप्सित। अनअभिप्सित। ठीक है, अनअभिप्सित, ये इसका हो गया बताया। ठीक है, उर्वर का अनुर्वर होता है, सही है। वीरू का निर्भीक होता है, सही है। श्वेत का श्याम होता है। ठीक है, इसका आंसर ये है, ये आपस में सही नहीं। इप्सित का अनिप्सित, अभिप्सित का अनभिप्सित। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? देखो सभी शुद्ध पूछ रहे हैं। उद्र सही है, ये आध्यात्मिक नहीं आध्यात्मिक होता है, ये आ आएगा। ठीक है, आएगा, आध्यात्मिक होता है। ठीक है, श्रृंगार यह शुद्ध है क्योंकि श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार। ठीक है, और श्रृंखला भी ध्यान रख लेना, श्रृंगार और श्रृंखला में री आता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछ जाते हैं ये दो वर्ड्स, श्रृंगार और श्रृंखला में री आता है। ठीक है, एक प्रदर्शनी ध्यान रखना, ये प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी नहीं होता है, प्रदर्शनी। ठीक है, और अब देखो सभी शब्द शुद्ध पूछ रहे हैं। व्यावसायिक शुद्ध है, शुद्धिकरण, आंसर दिया हो गया। देखो दोनों शुद्ध है, इसमें ये शुद्ध नहीं था इसलिए गलत था, इसमें ये शुद्ध नहीं था इसलिए गलत था। अब चौथे में क्या, देखो ये भी देख लेते हैं। सन्यासी, ये भी शुद्ध है क्योंकि सन्यासी के ऊपर बिंदी आती है, अब वो सन्यासी सही हो गया। मृत्युपरांत ठीक है, लेकिन कहीं कहीं मृत्युपरांत में बड़ा वो भी आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? पहले शुद्ध पूछा था, अब अशुद्ध पूछ लिया। देखो शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, और हर किसी से सही होती भी नहीं है, ध्यान रखना। सभी अशुद्ध पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर है सदोपदेश, पहले तो ये भी अशुद्ध है। ठीक है, निष्कपटी, ये भी अशुद्ध है, आंसर ये हो गया। सदोपदेश नहीं होता है, सदुपदेश होता है, दो का जगह क्या था, दो है गए यहाँ। ठीक है, सदुपदेश। निष्कपटी नहीं होता है, निष्कपट होता है। क्या होता है? निष्कपट। ठीक है, ऐसा होता है तो शुद्ध हो जाता है। अब आगे देखो, तदुपरांत एकदम शुद्ध है, प्रकृति एकदम शुद्ध है, निर्नुनासिक एकदम शुद्ध है। ठीक है, प्रतीक्षा यह शुद्ध है क्योंकि प्रतीक्षा ऐसे लिखी जाती है, कैसे? प्रतीक्षा। शब्द शुद्धि में हरदेव बारी में ऐसा दे रखा है। ठीक है, निरपराध शुद्ध है, पत्नी भी शुद्ध माना जा सकता है, लेकिन कहीं कहीं ये भी लिखा जाता है क्योंकि पत्नी बड़ी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? एक बात ध्यान रखना, स्त्रीवाचक शब्द है ना, उसमें बड़ी मात्रा आती है अधिकतर शब्दों में। ठीक है, सभी में नहीं कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, तुलसी ने, शुद्ध वाक्य देखना इसमें। ठीक है, तुलसी ने मानस की रचना लिखी, नहीं, रचना की है। ठीक है, अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, ये एकदम शुद्ध वाक्य है। ठीक है, काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है, अशुद्ध है। यह पहिया है या काल चक्र है, दोनों एक आएगा, चक्र या पहिया। ठीक है, अशुद्ध हो गया। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे, नहीं, यह तो विलाप करना आएगा या रोना आएगा, दोनों में एक आएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, अब हम पुस्तक पढ़ेंगे, एकदम शुद्ध है। वह अपनी ससुराल गया, अपनी ससुराल जाएगा, आपकी थोड़ी जाएगा, शुद्ध है। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, ये भी शुद्ध है। ठीक है, मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले हैं, तो ये अशुद्ध है क्योंकि अपेक्षा नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अद्य और आद्य शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में? अद्य, ऑप्शन ए में अद्य यानी आज, अद्य यानी प्रथम, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अद्य यानी आज और आद्य यानी प्रथम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कोड़ी और कोड़ी शब्द युग्म सही अर्थ किस विकल्प में? ये गलत है, ये उल्टा दे रखा। ठीक है, कोड़ी यानी 20 का समूह, कोड़ी यानी 20 का समूह। ठीक है, और दो कोड़ी वाला आ गया ना, समुद्र जीव का खोल, दो मात्रा आई ना कोड़ी में, समुद्र जीव का खोल। ठीक है, और इसमें बाकी चीज़ें समझाने वाली है नहीं क्योंकि इधर उधर घुमा रखा है सारा। अगला क्वेश्चन, जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है? जिस पर लगाया उसे अभियुक्त कहते हैं। क्या? अभियोग। और जिसने लगाया उसे अभियोगी कहते हैं। जिसने लगाया है उसे क्या कहते हैं? अभियोगी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाप करने पर पाप या दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द में से कौन सा? सबको बताएं, छठी का बच्चा बता देगा, प्रयास। ठीक है,
किस विकल्प में कोई भी शब्द अनेकार्थक शब्द अर्क का अर्थबोधक नहीं है? अर्क का अर्थबोधक नहीं है। तो देखो सॉरी दोस्तों, तो सूर्य, मंदार, ये क्या पूछ रहा है? कोई भी शब्द, ठीक है। मंदार है इसमें, इंद्र, अग्नि, ठीक है, ये भी है इसमें, स्फटिक, प्रकाश किरण, ये भी है, कामदेव और घी, ये नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो कामदेव के अर्थबोधक है वासना, क्या है? वासना, और कार्य, पैसा, धंधा आदि कामदेव के, ठीक है। लेकिन घी के अर्थबोधक पूछ ले तो इसके देखो अमृत, क्या है? अमृत, और रोगन, और नवनीत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत पूछ रहा है, ठीक है। समाचार के 6 कक्कार हैं, 6 सवाल होते हैं, एकदम सही बात है। अब पूछ से तो 6, ये आंसर नहीं है, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ ये सही बात है। 6 कक्कार कौन कौन से होते हैं? अब ध्यान रखना, क्या, कौन, क्या, कौन, कब, क्या, कौन, कब, क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे, क्यों और कैसे, ये 6 ककार होते हैं समाचार के, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहली बात तो सही है, प्रथम 4 ककार के उत्तर समाचार के निचले भाग में दिए जाते हैं, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है। प्रथम 4 ककार के उत्तर समाचार निचले भाग में नहीं, समाचार के फर्स्ट भाग में दिए जाते हैं, ये पहले भाग में दिए जाते हैं, ठीक है। और लास्ट 2 ककार है ना, क्यों और कैसे, इसके उत्तर निचले भाग में दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। समाचार की शुरुआत जिन पंक्तियों से होती है उसे समाचार का इंट्रो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इंट्रो, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है? समाचार लेखन की सबसे उपयोगी व लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है, ठीक है। उल्टा पिरामिड शैली इस तरह बनती है, ये देखो, ये हो गया उल्टा पिरामिड, ये देखो, इंट्रो, बॉडी और समापन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो हेडिंग होती है ना उसको एकदम मलई लगा के बताते हैं एंकर फिर विस्तार में उसको बताते हैं कि आज ये हुआ, आज की वो आता है ना ताज़ा खबर, या जैसे क्या बोलते हैं वो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जो एंकर बोलते हैं ना वो चीज़ें जो पहले बोलते हैं ना उसे क्या कहते हैं? इंट्रो में शामिल किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले मुख्य खबर बताई जाती है इंट्रो में, इसके अंदर विस्तार में जो अंदर की बात होती है वो बताई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रिपोर्ट आज आंखों देखी कानों सुनी घटनाओं पर आधारित होता है, कल्पना पर नहीं, एकदम सही बात है। आंखों देखी कानों सुनी घटनाओं पर आधारित होता है। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार और कलाकार की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है, एक बात एकदम बात सही है, ठीक है। रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ भाव प्रवणता भी रहती है, सही बात है। रिपोर्टाज में कथा तत्व तो नहीं होना चाहिए यार, इतनी बात कर दी और यहाँ पर आपने ऐसा कर लिया, ये गलत है। कथा तत्व तो होना ही चाहिए ना, ऐसे कैसे चलेगा काम? तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ बताने वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि ये अगर आप 3 पंक्ति ध्यान रख लेते हो ना, ये 3 ऑप्शन, तो इससे आपका आने वाले 2 साल के क्वेश्चन हो जाएंगे। रिपोर्ट आज आंखों देखी कानों सुनी घटनाओं पर आधारित होता है, इसमें कल्पना का प्रयोग नहीं होता, पहली बात ध्यान रखना। अगला कैसे भी बनाए ना, इसमें कल्पना नहीं होती है, ठीक है। अगला देखो, रिपोर्टदार लेखक को पत्रकार और कलाकार की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है, सही बात है। रिपोर्टदार में तथ्यों के साथ भाव प्रवणता भी होती है, सही बात है। रिपोर्टदार में कथा तत्व होता है, या नहीं है ना, इसलिए गलत हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है? इसमें व्यक्ति निरपेक्षता होती है, यार कैसे होती है? सापेक्षता होती है, ठीक है, तो यह गलत हो गया। व्यक्ति सापेक्षता होती है, क्योंकि डायरी व्यक्ति लिखता है अपनी दैनिक घटना का वर्णन जो करता है ना, उसे डायरी कहा जाता है। दैनिक घटनाओं को लिखना उसे डायरी कहा जाता है, और पूरा जीवन का लिखना उसे आत्मकथा कहते हैं। और दूसरा लेके आप है तो वो जीवनी हो जाती है, ठीक है। तो इसका ये सही नहीं। अब देखो, इसमें तात्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति होती है, सही बात है, जो होता है वो लिख देता है। इसमें समय स्थान के संदर्भ में अभिव्यक्ति दी जाती है, सही बात है। इसमें लेखक के आत्मीय गुण तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है, ये भी सही है। आप अगर टाइम मिले तो एनी फ्रैंक की डायरी जरूर पढ़ना। कौन सी? एनी फ्रैंक की डायरी, जो कि शायद एनसीईआरटी में एक पार्ट भी लगा रहता है, एनी फ्रैंक की डायरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट डायरी, आपको पता चल जाएगा डायरी क्या होती है, और ये विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली डायरी मानी जाती है, एनी फ्रैंक की डायरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये किताबों का क्वेश्चन है, किताबें आप सिलेबस में नहीं है तो मेरे हिसाब से इन्हें नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखो ये किताबों का हो गया, छोड़ो इसे, ये भी किताब का है, ये भी किताब का है। तो जो काम का होगा ना साहित्य में जो जुड़ता है हम उसे देख लेंगे। ये भी काम का मतलब किताबों का है, ठीक है। किताब का ये भी नहीं अपने काम का, ये भी नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं है। जो भाई आपके काम का आएगा ना वो चीज़ देखना, बाकी नहीं देखनी, क्योंकि सिलेबस में नहीं मतलब क्या देखने का। ये भी नहीं है,
ये देखो 39 नंबर देख लो, क्योंकि पंक्ति पूछी जा सकती है। मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। ये पंक्ति किस कवि की, इतना ध्यान रखना, ये रहीमदास जी की पंक्ति है। किसकी? रहीमदास जी। मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश, ठीक है, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला देखो, ये भी कोई आपके काम की नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। किताबों को हम छोड़ रहे दोस्तों, ठीक है, बाकी हम देख लेंगे। रानी लक्ष्मीबाई छोड़ो, चतुर सिंह जी को छोड़ दो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपरा सही किताब थी, पहले चलती थी सर एनसीईआरटी में, आरबीसी में चलती थी। ये भी अपने काम का नहीं है, ये भी नहीं है। जो काम का भी बता दूंगा, क्योंकि देखो ये सारे क्वेश्चन है ना एक साथ दिए गए हैं, ज़्यादा नहीं छोड़ने पड़ेंगे हमें। अब देखो, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहीं बेकू शोभा नहीं देखे ही प्रमाण। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति पूछी जा सकती है, तो पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की, ठीक है। मान सहित विष खाई के समूह भय जगदीश, रहीमदास जी की है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये पूछी जा सकती है साहित्य में, आराधन का दृढ़ आराधन से दे उत्तर, तुम वरो विजय सहित प्राणों से प्राणों पर। तो ये पंक्ति किसकी है? राम की शक्ति पूजा से ली गई पहली बात तो ये जामवान की पंक्ति, ये पूछी जा सकती है, ठीक है। अब बताओ, राम की शक्ति पूजा की रचना किसने की? अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो जरूर बताएं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम साहित्य क्वेश्चन में वापस, ठीक है। आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत पूछ रहा है, ठीक है। दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है, एकदम बात सही है, ये गलत पूछ रहा है, ठीक है। दोहा कोश और चर्यापदों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। अंतर है भाई, कैसे अंतर नहीं है? तो यह इसका आंसर हो गया। दोहा कोश अपभ्रंश में लिखा गया, चर्यापद दष्टिकूट पद, ये दष्टिकूट पद है, ठीक है। और चर्यापद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं, सही बात है। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोश के साथ चर्यापदों की भी रचना की थी, सही बात है। अब बताना मुझे आप कमेंट करके दोहा कोश की रचना किसने की थी और चर्यापद की बता देना आप, ठीक है। तो इसका आंसर तो ये होगा, ठीक है। अंतर बहुत है, क्यों नहीं है। अगला क्वेश्चन, रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? प्रबंध चिंतामणि विनयचंद सूरी, ये पहले ही असुमेलित है। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मेरुतुंग की। किसकी है? मेरुतुंगी। दोस्तों, जो चीज़ें साथ में बता रहा हूँ ना, वे आप देखना, क्योंकि देखो जब आप एग्जाम दोगे ना तब आपको पता चलेगा कि किसी ने कहा था, वो भी फ्री में ज्ञान दिया था, ठीक है, आपके काम आएगा। मैं बोल रहा हूँ, आप भले 50,000 में कोचिंग में खर्च कर लेना, उससे ज़्यादा ज्ञान आपको ये मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू एग्जाम। भाई आप इनसे विद्वान तो नहीं बन सकते हो, लेकिन पेपर तो जरूर पास कर लोगे, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर विद्वान नहीं बनना है तो आप आराम से बड़े इंस्टीट्यूट में जाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखो, पाहुड़ दोहा, ये राम सिंह का, इसका आंसर दिया हो गया, ठीक है। ये किसकी? प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग। विनयचंद सूरी की भी एक रचना देख लें आपको तो, नेमिनाथ चौपाई, इनकी क्या है? नेमिनाथ चौपाई, नेमिनाथ चौपाई किसकी है? विनयचंद सूरी की, नेमिनाथ चौपाई। इसके बारे में आप एक ध्यान रखना कि चौपाई छंद में, किस में? चौपाई छंद में, ये आ गया चौपाई छंद में 12 मासा शैली का, चौपाई छंद में 12 मासा शैली, 12 मासा का या 12 मासा शैली कुछ भी मानो आप, 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ होता है? इसमें होता है सर्वप्रथम वर्णन चौपाई छंद में, ठीक है। चौपाई छंद की बात आ रही है। अगर ऐसे पूछ ले कि 12 मासा का वर्णन सबसे पहले किस करती है, तो वो होगा विशलदेव रासो। क्या होगा? विशलदेव रासो, ठीक है। और चौपाई छंद में पूछ ले तो नेमिनाथ चौपाई। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखो, पाहुड़ दोहा, ये किसकी है? राम सिंह की करती है, एकदम सही है। भविष्यत कहा धनपाल की, सही है। नेमिनाथ चरियु हरिभद्र सूरी, ये भी सही है, ठीक है। तो गलत ये था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 से मानने वाले इनमें से इतिहासकार कौन से? राम कुमार वर्मा जी। और शुक्ल जी कब मानते हैं? 993। दोनों इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इस बार भी संस्कृत विभाग और सेकेंड एजुकेशन दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 693 पहले तो राम कुमार वर्मा जी मानते हैं, फिर 993 कौन मानते हैं? शुक्ल जी। 300 साल का गैप है दोनों में। अगला क्वेश्चन देखो, राहुल सांकरताई ने हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किसे माना है? राहुल सांकरताई ने, पहले आंसर देख लेते हैं इसका, सरप्पा को माना। ये भी क्वेश्चन आया था इस बार। देखो, अब आप इतना ही देख लो ना तो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं देखनी पड़ती। अब देखो क्या होता है कि फ्री की चीज़ों पे लोगों को एक बात विश्वास नहीं होता, और नया जो पढ़ा था ना उन पे विश्वास होता नहीं है, पता नहीं क्यों, ये एक भ्रांति है। अगर आप है ना 50,000 रुपये देके किसी कोचिंग पढ़ोगे तो आपको उन पर इतना विश्वास होगा, अरे शानदार पढ़ा। बाकी मैं गारंटी ले रहा हूँ वहाँ से ज़्यादा के क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे अगर आप देखोगे तो। बाकी देखो भाई, आप आपकी इच्छा है, हमें तो अपना काम करना ही है, ठीक है। तो देखो, पुष्य, इन्होंने हिंदी का पहला कवि किसे माना था? शिव सिंह सेंगर को। किसे माना था? शिव सिंह सेंगर को, ठीक है। शालिभद्र सूरी,
इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना था गणपति चंद्रगुप्त ने। किसे माना था? किसने माना था? गणपति चंद्रगुप्त ने। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कणहा, ये कणहा इसको तो किसी ने नहीं माना था। और सर्वपाद को माना था शंकरदेव ने। ठीक है, अब साथ साथ में और देख लो, शुक्ल था ना, शुक्ल ने पहला कवि माना था मुंज या भोज को। किसे माना था? मुंज या भोज को। ठीक है, शुक्ल हो गए। और गुलेरी ने खाली मुंज को माना था। शुक्ल गुलेरी कौन से? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि माना था अब्दुल रहमान को। किसे? अब्दुल रहमान को। ठीक है, और और राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि माना था शंभू को, जो इनकी एक बहुत बड़ी भूल थी, हम आगे देखेंगे। ठीक है, शंभू को। और तो बाकी तो सारे हो गए। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो इतना बता दिया, अब इससे बाहर क्या पूछेगा एग्जामिनर? पूछ ही नहीं सकता वो। बाकी आप भले कुछ भी पढ़ लो, कितने पढ़ लो, 200 पेज 400 पेज पढ़ लो इन कवियों के बारे में, क्वेश्चन तो यही से आना है। देख लो ना आप पेपर, फिर बता देना मुझे, कमेंट कर देना पेपर के बाद, चाहे 2 साल बाद पेपर हो ना, तो भी आप बता देना, क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल यानी प्रारंभिक काल किस नाम से संबोधित किया है? रामकुमार वर्मा के बारे में पूछ रहा है। इन्होंने आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहा था। संधि एवं चारण काल कहा था। पूछ ले खाली चारण काल किसने कहा था? तो गिरीशन ने कहा था। किसने कहा था? गिरीशन ने खाली आदिकाल को चारण काल कहा था। ठीक है, और आदिकाल को आदिकाल पूछ ले तो किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जिसे मैं हजारी बाबा कहता हूँ। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और वीर काल किसने कहा था आदिकाल को? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी नहीं है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। ठीक है, और प्रारंभिक काल किसे कहा था? किसने कहा था? मिश्र बंधु ने। ठीक है, और सिद्ध सामंत काल किसे कहा था? किसने कहा था आदिकाल को? राहुल शंकरतायन ने। किसने कहा था? राहुल शंकरतायन ने। ठीक है, और वीरगाथा काल किसने कहा था आदिकाल को? शुक्ल जी ने। ये हमारे शुक्ल जी है, बड़ी बड़ी मुच्छों वाले। ठीक है, और बीज ओपन काल किसने कहा था आदिकाल को? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, और आधार काल पूछ रहे तो सुमन राजे ने कहा था। किसने कहा था? सुमन राजे ने हिंदी से आदिकाल को क्या कहा था? आधार काल। इन्होंने एक हिंदी साहित्य का आधा इतिहास भी लिखा था। अब आप मुझे ये बताओ, क्या सुमन राजे 4 सप्तक की कवियत्री थी किसी भी सप्तक में? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। आदिकाल के कवि सरपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पलवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? आदिकाल के कवि सरपा मतलब सरपा था ना, इसकी काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पलवन आगे जाकर किस कवि में हुआ? तो कबीर। कबीर पर नाथों का बहुत ज्यादा प्रभाव था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषय के कथन में से किनका है? तो ये कथन रामकुमार वर्मा का है। देखो कथन अब काफी आने लगे हैं, कथन अब क्या आने लगे हैं? काफी आने लगे हैं। इस बार भी काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप पूछ रहे हो मैं कथन के लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, तो मेरे हिसाब से हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह आता है, उसमें अच्छे अच्छे कथन दे रखे हैं। अगर आप पढ़ने के इंटरेस्टेड हो तो ये किताब जरूर पढ़ें, इनसे आपके कथन कवर हो जाएगी। अगर आप ये भी नहीं पढ़ पाओ तो हम यहाँ एक क्लास में सारे कथन करवा देंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन से थे? मतलब पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक किसने माना था? शुक्ल नहीं, इन्होंने जाली कहा था। श्याम दास इन्होंने भी नहीं माना, इन्होंने भी नहीं। तो कर्नल टोड ने पृथ्वीराज को प्रमाणिक माना था। अब देखो कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक किस किसने माना, तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप ध्यान रख लेना। प्रमाण लेके भाई देखो याद नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें प्रमाणिक अर्धप्रमाणिक अप्रमाणिक तो भूल जाओगे, इसके लिए ट्रिक बनानी पड़ेगी। प्रमाण लेके मोहे श्याम, प्रमाण लेके मोहे श्याम, प्रमाण लेके मोहे श्याम मिस्र गिरी, मिस्र गिरे, प्रमाण लेके मोहे श्याम मिस्र गिरे, मिस्र गिरे हरि, मिस्र गिरे हरि मथुरा नगरी में, मथुरा नगरी में। ठीक है, मथुरा नगरी में प्रमाण लेके मोहे श्याम मिस्र गिरे हरि मथुरा नगरी में। यह ट्रिक है। प्रमाणिक किस किसने माना? देखो लेके का मतलब लगना कर्नल टोड। ठीक है, मोहे, मोहे का मतलब मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ठीक है, श्याम, श्याम सुंदर दास, श्यामल दास नहीं, श्याम सुंदर दास, इसलिए मैंने श्याम लिखा है। क्या है इसका? श्याम सुंदर दास। मिस्र यानी मिस्र बंधु, इन्होंने भी प्रमाणिक माना है। ठीक है, गिरे, गिरे का मतलब गिरियसन, गिरियसन। ठीक है, हरि यानी हरियोद, वो है ना अयोध्या सिंह हरियोद। और मथुरा, मथुरा प्रसाद दीक्षित, नगरी यानी नगेंद्र। तो ये आप याद रख लेना। इससे बाहर अगर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे हिसाब से प्रमाणिक वाला। ठीक है, अब साथ ही साथ ये भी देख लें पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक किसने माना है?
तो अप्रामाणिक के लिए भी एक ट्रिक है। देवी शुक्ल देवी शुक्ल देवी शुक्ल श्यामल मेरा, वहाँ श्यामदा या श्यामलदा आ गया, ठीक है, श्यामल मतलब श्यामलदास है। देवी शुक्ल श्यामल मेरा अप्रमाणिक हीरा भूल गया। क्या? अप्रमाणिक हीरा भूल गया। इसकी ट्रिक बनानी पड़ेगी, नहीं तो कभी मिक्स हो जाएंगे। हीरा भूल गया, ठीक है। तो देवी शुक्ल मतलब, देवी का मतलब मुंशी देवी प्रसाद। क्या? मुंशी देवी प्रसाद। शुक्ल मतलब शुक्ल जी। श्यामल मतलब श्यामलदास, इन्होंने भी अप्रमाणिक माना, ठीक है। मेरा मतलब मुरारीदान, ठीक है। और अप्रमाणिक किन्होंने माना, ठीक है। और हीरा मतलब हीराचंद ओझा, गौरी संघ हीराचंद ओझा। भूल गया यानी गुल्लर, गया मतलब कुछ नहीं, भूल यानी गुल्लर, भूल गुल, ऐसे कुछ याद रखना, ठीक है। इन्होंने माना अप्रमाणिक। अब एक रहा है प्रमाणिक हो गया, अप्रमाणिक हो गया एक अर्ध प्रमाणिक, वो भी साथ में देख लेते हैं। देखो इनसे क्वेश्चन हर बार आते हैं, ये 3 ट्रिक आप याद कर लेना, मेरी गारंटी है अगर आने वाले 10 सालों तक क्वेश्चन आपका प्रमाणिक अप्रमाणिक वाला इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अर्ध प्रमाणिक के लिए ट्रिक है, देखो आधे परमाणु की आधे परमाणु की आधे परमाणु की विजय, किसकी? आधे परमाणु की विजय 10,000 ने सुनी। अगर 10,000 ने सुनी, अगर 10,000 ने सुनी, क्या? अगर 10,000 ने सुनी, अगर 10,000 ने सुनी। अब देखो इसका क्या है? आधे परमाणु अर्ध प्रमाणिक, ठीक है। आधे परमाणु की विजय, की का मतलब कुछ नहीं, विजय यानी मुनि जीन विजय, मुनि जीन विजय। अगर यानी अगर चंद नाहटा, 10 यानी दशरथ शर्मा, हजारों यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, अप्रमाणिक माना इन्होंने, ठीक है, ठीक है। और नया का मतलब कुछ नहीं, सुनी मतलब सुनीति चटर्जी। आधे परमाणु की विजय 10,000 ने सुनी। ये 3 ट्रिक आप याद रख लेना, मेरी गारंटी है क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आप भले कहीं इनके बारे में देखो मत देखो, ठीक है। बाकी जो अपन यहाँ नोट्स करवाएंगे उससे सारा कंटेंट कवर हो जाएगा। अगर आपको विश्वास है तो ही पढ़े, वरना आप ट्वीट कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ 70 नंबर क्वेश्चन में आ गए ना? नहीं 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 यार, 70 बता रहे थे, कौन सा जगह था? एक मिनट है, हाँ ठीक है। 64 नंबर, भरतेश्वर बहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? भरतेश्वर बहुबली रास, रास से पकड़ो, किसके मतलब? ये जैन साहित्य का ग्रंथ है। जैन साहित्य प्रमाणिक रूप से उपलब्ध मिलता है, पहली बात तो आप ध्यान रखें, ठीक है। भरतेश्वर बहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। किसकी है? शालिभद्र सूरी की रचना है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रखना, शालिभद्र सूरी की, ठीक है। ये है ना, ये भारतेश्वर बहुबली रास, इसे ना हिंदी जैन, क्या? हिंदी जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। हिंदी जैन रास काव्य परंपरा का हिंदी जैन रास काव्य परंपरा का फर्स्ट ग्रंथ माना जाता है। किसे? भरतेश्वर बहुबली रास को हिंदी जैन रास काव्य परंपरा का, हिंदी जैन रास काव्य परंपरा का फर्स्ट ग्रंथ कौन सा? भरतेश्वर बहुबली रास, ठीक है, रह जाएगा याद। अब देखो आगे देखो, सिद्ध साहित्य, सिद्ध कितने हुए थे? 84 सिद्ध थे, ठीक है। और नाथ कितने हुए थे? 9, ठीक है। और अगला हम देख लेते हैं जीनवंत, ये है ना, भरतेश्वर बहुबली रास तो क्या था? हिंदी जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ था। लेकिन एक उपदेश रसायन रास और आता है, क्या था? उपदेश रसायन रास, इसे है ना, ये पहले बात तो ध्यान रखो, था किसका उपदेश रसायन रास? ये था जीनदत्त सूरी का। किसका था? जीनदत्त सूरी का। पहला क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। तो आगे ये है ना जो उपदेश रसायन रास, ये अपभ्रंश का फर्स्ट रास ग्रंथ है। किसका? अपभ्रंश का फर्स्ट रास ग्रंथ है। अपभ्रंश का फर्स्ट रास ग्रंथ क्या है? अपभ्रंश का फर्स्ट रास है। अपभ्रंश का फर्स्ट रास ग्रंथ है कौन सा? उपदेश रसायन रास। और हिंदी रास काव्य परंपरा का फर्स्ट ग्रंथ है भरतेश्वर बहुबली रास। देखो यहाँ कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, हिंदी आ जाए तो हिंदी में भारत में हिंदी बोली जाती है, इसे ध्यान रख लेना। उपदेश रसायन रास मतलब अपभ्रंश का फर्स्ट रास ग्रंथ है, और हिंदी का फर्स्ट रास ग्रंथ भरतेश्वर बहुबली रास, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, और आएगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? वरुण रत्नाकर? नहीं नहीं नहीं, वसंत विलास ये भी नहीं, तो राहुल वेल। ये शिलांकित करती है, जो किसने लिखी थी? रोड़ा। रोड़ा गाय भैंस को कहते हैं हमारे यहाँ तो, लेकिन पूरा नाम है, ये रोड़ा की रचना थी, ठीक है। ये कवि थे रोड़ा, उनकी थी ये, ठीक है। कोई बुरा ना माने, हमने तो बस याद करने के लिए आपको बताइए, ठीक है। ये राहुल वेल है ना 10वीं सदी की रचना है। किस सदी की? 10वीं सदी की रचना है, ध्यान रखना आप। और रोड़ा की रचना है। वरुण रत्नाकर, ये ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना है। किसकी? ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना है। ज्योतिरेश्वर ठाकुर, कौन सा ठाकुर? ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना है, ठीक है, ठाकुर।
वसंत इसमें देख लो, एक ध्यान रखना, अध्याय पूछे जाते हैं, इसमें 8 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं, ठीक है। और इसमें क्या देखो आप, ये और एक ध्यान रख लो आप, शायद ये 14वीं सदी की रचना। कब की है? 14वीं सदी की रचना। अब देखो, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना है, 8 अध्याय है और 14वीं सदी की रचना है। अब इससे बात क्या पूछेगा, उसकी हिम्मत ही नहीं पूछने की, भले आप कितने ही पढ़ लो, क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। वसंत विलास, तो ये किसकी रचना है? वालचंद्र आता है, एक महाकवि वालचंद्र, उनकी रचना मानी जाती है, ठीक है। और इसमें अध्याय सर्ग पूछ ले तो 14 सर्ग है। कितने सर्ग है? 14। ये एक श्रृंगारी काव्य है। कैसा काव्य है? श्रृंगारी काव्य है। बताओ अब इसके बारे में क्या पूछेगा अगला। वसंत विलास वालचंद्र की रचना है, 14 सर्ग है, श्रृंगारी काव्य है, ठीक है। ये रोड़ा की हमने बात कर ली, राहुल वेल, रोड़ा की रचना 10वीं सदी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, तो ये व्याकरण ग्रंथ है, पहली बात तो क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। और ये है किसकी? दामोदर दास की। किसकी है? दामोदर शर्मा, दामोदर शर्मा की रचना है, ठीक है। और इसे मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिली का विश्वकोश, मैथिली का विश्वकोश। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज़ इसमें ध्यान रख लेना, लोक भाषा सिखाने तो इसकी रचना की गई थी, जो क्वेश्चन अभी सेकंड ग्रेड में आया था, जहाँ तक मैंने सुना है, देखा तो नहीं, सुना है। हम पेपर देखेंगे तो सामने आ भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेपर हम सारे देखने वाले हैं आरपीएससी के। अगर बाद में टाइम मिला तो ऑल भारत के भी देख लेंगे, पूरे भारत के, ठीक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, पहली बात तो व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। फिर दामोदर शर्मा की रचना है, मैथिली का विश्वकोश है, ठीक है। अब और इसमें बताओ क्या काम किए। एक चीज़ ये कब किया? तो 12वीं सदी की। कब किए? 12वीं सदी की। इसके बाद मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आएगा, आ भी नहीं सकता, क्या पूछेगा वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख मिली, बनी को ना बनी, चाकर को ना चाकरी। तुलसीदास की पंक्तियाँ कहाँ से लिखी गई? पहली चीज़ ध्यान रखना, ये खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख मिली, ये पंक्ति तुलसीदास की है। कहाँ से ली गई है? तो कवितावली से ली गई है। कहाँ से? कवितावली से, ठीक है। एक दोहावली की पंक्ति पूछ जाती है, दया धर्म का मूल है। क्या है? दया धर्म का मूल है। नेट में पूछती सही, दया धर्म का मूल है। क्या है? दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, पाप मूल अभिमान, पाप मूल अभिमान, ये सारे किसकी है? ये दोहावली की है। और ये किसकी है? खेती ना किसान को, ये कवितावली की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं था? नाथ साहित्य का था भाई, क्यों नहीं था? कबीर आदि भी था, उपनिषद का भी था, अद्वैतवादी दर्शन का था, और जैन साहित्य नहीं नहीं नहीं, इनका प्रभाव मध्यकालीन संत काव्य पर नहीं था। आदिकाल में जैन साहित्य लिखा गया था और ये प्रमाणिक रूप से उपलब्ध है, जिसे रास काव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रास काव्य। लेकिन रासो है ना, वो वीर काव्य है, रासो वीर काव्य है, रास ये जैन काव्य है, ठीक है। कहीं भी रास लिखा हुआ जाए ना, पूछे प्रमाणिक है कि नहीं, रास आता ही चेप दो, प्रमाणिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीक शब्दों का द्योतक प्रतीक एक मिनट वापस देख लो। कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है, सही बात है। कबीर काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, नहीं नहीं, प्रथम लक्ष्य कबीर का क्या था? समाज सुधार। क्या था? समाज सुधार, समाज को सुधारना चाहते थे, प्रथम लक्ष्य ये था। दूसरा काव्य लक्ष्य था, लेकिन प्रथम यह था समाज सुधार, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अगला देखो, कबीर के काव्य में रेशवाद मिलता है भाई। कौन सा रेशवाद मिलता है? भावात्मक या कौन सा, बताओ, आप कमेंट करके बताना। कबीर ने समाज में व्यर्थ पाखंडों का पुरजोर विरोध किया, सही बात है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन ये गलत है, ठीक है। आंसर ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संत काव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संत काव्य आत्म अनुभूति पर अधिक बल देता है, सही बात है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है, सही बात है। संत काव्य शास्त्र में ज्ञान को परम आवश्यक माना गया, नहीं 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 नहीं, अनुभव जनित ज्ञान पर बल है। किस पर बल है? बल है अनुभव जनित ज्ञान पर बल है। संतों ने किस पर बल दिया? अनुभव जनित ज्ञान पर, ठीक है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। हाँ, जन सामान्य की होनी जरूरी है, अगर जनता को समझ में नहीं आएगी तो फिर काव्य का मतलब क्या रह गया? ये सारे सही है, तो ये गलत है इसमें, ठीक है। अब कोई प्रवृत्तियों का पूछ रहा था शायद मेरे से, तो प्रवृत्तियां देखो नहीं बोलते, जो ये क्वेश्चन ये ऑप्शन है ना, ये सारे प्रवृत्तियों के है सर, ये सारी प्रवृत्तियां हैं। प्रवृत्तियां मतलब विशेषताएं, उस काल की विशेषता क्या थी, तो अगर आप ये आराम से देख लोगे ना, तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूफी प्रेमाख्यान, क्या? सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के वीर को अधिक महत्व दिया गया है, सही बात है। नायक को महत्व दिया गया सूफियों ने। सूफी काव्य अधिकांश मुक्तक में लिखे गए, नहीं नहीं, ये एकदम गलत बात है, झूठी बात है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य प्रबंध में लिखे गए, प्रबंध काव्य थे। क्या थे?
प्रबंध काव्य लिखे हैं सूफियों ने, ठीक है। मुक्तक किसने लिखे थे फिर? ये संतों ने लिखे थे। किसने? संतों ने, जो संत काव्य थे ना उन्होंने लिखे थे। ये आंसर इसका हो गया, ठीक। आगे देखो, सूफी काव्यों में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है आदिकाल में मिलता है, सूफी में मिलता है, ठीक है। सूफी काव्यों में ऐतिहासिक अनऐतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है, कहीं अधिक कहीं कम, कल्पना का प्रयोग भी सूफी काव्य में मिलता है, ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, प्रबंध है ना, कि प्रबंध काव्य के बारे में पूछे ना, तो सूफी और राम भक्त कवि, सूफी और राम भक्त कवि, सूफी प्लस राम भक्त कवि, इन्होंने प्रबंध काव्य लिखा था, ठीक है। और संतों ने मुक्तक लिखा था। संतों ने क्या लिखा था? मुक्तक लिखा था। अब आपसे एक क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताओ, कृष्ण भक्ति कवियों ने कौन से काव्य रूपों का अधिकतर प्रयोग किया है, मुक्तक का या प्रबंध का? ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? मृगावती किसकी है? कुतुबन की, सही बात है। कब लिखी? 1503 में। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, सही बात है। कब लिखी? 1540 में। मधुमालती मंजन, ये भी सही बात है, 1545 में लिखी। आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद, नहीं 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 नहीं, आखिरी कलाम इसकी जायसी की, ठीक है। मुल्ला दाऊद की कौन सी है? मुल्ला दाऊद की है चंदायन, चंदायन 1379, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन देखेंगे बस, थोड़ा और रुक जाओ आप, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहे हैं। निर्गुण भक्ति में विश्व आत्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है, क्या ये असत्य है? बताओ बताओ बताओ, थोड़ा आप भी एक्टिव रहो। तो ये सही बात है, असत्य नहीं, ठीक है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे, वो तो असत्य है, सही बात है, नहीं थे भाई, वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थोड़े थे। निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है, भाई निर्गुण आ गए तो लीला कहाँ आएगी? लीला तो सगुण भक्तों की विशेषता है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया है। ये आंसर नहीं मैं बता रहा हूँ, कथन से बाकी आंसर इसका ये है, ठीक है। निर्गुण भक्त सत्य के शोधक है, सही बात है। अब देखो, ये प्रवृत्ति यहीं से बनती है। निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई, सही बात है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे, सही बात है, सही बात है। निर्गुण भक्त सत्य के शोधक है, सही बात है ये भी। निर्गुण भक्ति में लीला का माध्यम नहीं है, ठीक है, ये सगुण की विशेषता है। अगला क्वेश्चन, रचना रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? वेली किशन रुक्मणी की, तो किसकी है? चतुर्भुज दास की, नहीं यही गलत है। वेली किशन रुक्मणी की पृथ्वीराज राठौड़, इनकी किसकी है? पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ की है। ध्यान मंजरी अग्रदास की, सही बात है ये तो एकदम। भक्तमाल नाभादास की, ठीक है ये भी। बरवे नाई का वेद रहीमदास जी की। तो ये चतुर्भुज दास जी की रचना कौन सी, ये भी देख लो साथ में। द्वादश यश, क्या है? द्वादश यश, ये चतुर्भुज दास के, ठीक है। और क्या है? भक्ति प्रताप, क्या है? भक्ति प्रताप, क्या है? भक्ति प्रताप चतुर्भुज दास की। हितजू को मंगल, क्या है? हितजू को मंगल, ये भी चतुर्भुज दास की है, ठीक है। द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल, ये सारे चतुर्भुज दास की रचनाएं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कवि अष्ट छाप के कवि नहीं है? कृष्णदास है, कुमनदास है, छीदास है, दामोदर दास अष्ट छाप के कवि है या नहीं? बताओ, नहीं है। तो ये किस काल के कवि है? तो ये कृष्ण भक्त कवि है, लेकिन अष्ट छाप के कवि नहीं। वैसे ये भी कृष्ण भक्ति थे, लेकिन ये अष्ट छाप में शामिल नहीं थे। अब अष्ट छाप की स्थापना 1565 में किसने की थी? विट्ठलनाथ ने। किसने की थी? विट्ठलनाथ ने, जिसमें 4 शिष्य थे अपने, 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, सूर्यकुंभ कृष्ण, सूरदास, कुमनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और विट्ठलनाथ के गोविंद छीत चतुर्भुजनंद, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। हमने बात पहले कर रखी है, तो अब हम यह विस्तार से नहीं करेंगे, क्योंकि आगे हम इनका पूरा कंटेंट देखेंगे, वहाँ ये वापस रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य यानी गलत कौन सा है? भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर्य की भक्ति में अनुग्रह का प्राधान्य है, ये बात सही है, ठीक है। भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर्य की भक्ति में अनुग्रह का प्राधान्य है, सही बात है। नंददास ने भंवर गीत नामक ग्रंथ की रचना की, ये भी सही बात है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौड़ तथा कृष्ण को स्थान उच्च माना गया, ये बात गलत है। राधा वल्लभ संप्रदाय है तो राधा प्रमुख है, ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए गलत हो गई। शक्य संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास ने किया, सही बात है। इसे हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर इसमें कुछ सुधार करना है तो वो भी आप बताइए कि भाई ये कमी है, अगर आप ये भी कर देते तो ये वीडियो 100% सही हो जाता। देखो, हमने अपनी तरफ से कोशिश की है छोटी सी, फिर भी अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।